हेलो एवरीवन, पढ़ाई मैटर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक और पर्सनैलिटी यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं और हमारी सीरीज़ में ये आखिरी पर्सनैलिटी ही होगी। इसके बाद हम डिफरेंट टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे। सो आज की जो हम बात करने वाले हैं डैट इज़ सर औरोबिंदो घोष या फिर श्री औरोबिंदो। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, काफ़ी दिग्गज अपने टाइम के लीडर रहे हैं और इनका जो प्रभाव है वो सिर्फ आपको पॉलिटिकल स्फेयर में नहीं दिखता है, इवन स्पिरिचुअल स्फेयर में आज भी कहीं ना कहीं दिखता है। तो स्टेट में हम इनकी बात करते हैं। तो श्री औरोबिंदो की अगर बात करें तो ये फिलोसोफर, योगी, महर्षि, पोएट, नेशनलिस्ट और ना जाने कितने भी इनको टाइटल्स हो, बिल्कुल कम पड़ेंगे। ये बहुत ही एक अच्छी फैमिली से आते हैं। इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी इनका जन्म होता है। एक कायस्थ फैमिली से आते थे, बंगाली, और बहुत ही रईस और यू कैन से अ वेल टू डू फैमिली से आते थे। जबकि यू कैन अंडरस्टैंड कि इनकी जो परवरिश है वो इस तरीके से हुई थी कि जो अंग्रेज़ों को फैसिलिटीज़ मिलती थी, चाहे वो स्कूलिंग की हो या किसी भी चीज़ की हो, वो इनको कहीं ना कहीं मिलती थी। तो बहुत अच्छी एक अपब्रिंगिंग कह सकते हो, एक रॉयल अपब्रिंगिंग कह सकते हो श्री औरोबिंदो घोष की। ये एक जर्नलिस्ट भी थे जिन्होंने बहुत न्यूज़पेपर्स के लिए भी एडिट किया, उनके लिए लिखा है, जिसमें से एक था वंदे मातरम। इसके ऊपर आगे हम चर्चा यहाँ पे करने ही वाले हैं। तो श्री औरोबिंदो घोष जब बेसिकली एक्टिव थे, वो कब एक्टिव थे? फ्रॉम 1890s टू 1910। यू कैन से ये 10 15 20 साल जो थे, इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे श्री औरोबिंदो, जिसमें उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में पार्ट लिया और भी काफ़ी कॉन्स्पिरेसी केसेस में पार्ट लिया, और कांग्रेस में भी ये एग्रेशन घुसाने की या एग्रेसिव होने की बात यहाँ पे करते थे। जब इन्होंने सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ छोड़ी तो सीधा ये स्पिरिचुअल दुनिया की तरफ ही जाना शुरू कर गए। तो इन्होंने इंडियन जो मूवमेंट स्टार्ट की इंडिपेंडेंस की, ठीक है, वो 1890s में स्टार्ट की। और यहाँ पे कांग्रेस जो लीडर्स थे उनको काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया करते थे, क्योंकि उनको लगता था जो कांग्रेस लीडर्स की जो पॉलिटिक्स है, स्पेशली जो मॉडरेट लीडरशिप है, यहाँ पे जो मॉडरेट लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि प्रो ब्रिटिश हैं, ज़्यादा नेशनलिस्टिक बातें वो नहीं कर रहे हैं, उनके तौर तरीके बहुत पुराने हो चुके हैं। इसलिए उन्होंने इसी संदर्भ में किताब भी लिखी, डैट इज़ न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। डैट मीन्स कि अब आपकी ज़रूरत है वो नहीं है, अब मोर एग्रेसिव जो नेशनलिस्ट है उनको आगे कहीं ना कहीं आना चाहिए। तो इन्होंने मॉडरेट लीडर्स को इसी बुक में काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया, ठीक है। ओके, इनके अगर एजुकेशन की बात करें तो याद रखो ये इंडियन सिविल सर्विस वाली स्टडी इन्होंने की किंग्स कॉलेज, डैट इज़ कैम्ब्रिज इंग्लैंड में, ठीक है। जब ये इंडिया में आए तो इंडिया की अगर बात करें तो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा से उन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की। लेकिन सारी पढ़ाई करने के बाद जब ये इंग्लैंड से वापस आए तो इन्होंने प्रिंसली स्टेट ऑफ बड़ौदा के अंदर सर्विस को एक्सेप्ट किया और वहाँ पे काम भी किया। और जब नेशनलिस्टिक एक्टिविटी अराउंड स्वदेशी मूवमेंट, जो कि 1905 के आसपास काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थी, स्वदेशी मूवमेंट, स्वदेशी बॉयकॉट मूवमेंट भी हम इसको बोल देते हैं, तब इन्होंने अपने पद से इस्तीफ़ा देके अपना काम छोड़ के पूरी तरह से झोंक दिया अपने आप को नेशनलिस्टिक एक्टिविटी में। और ना ही इन्होंने नेशनलिस्टिक एक्टिविटी में अपने आप को झोंका, इन्होंने कांग्रेस के साथ और इवन जो उस टाइम पे रेवोल्यूशनरी जो एक्टिविटीज़ थी वैसे क्लब्स के साथ भी अपना नाता जोड़ लिया, जैसे कि अनुशीलन समिति, जब बंगाल में एक यूथ क्लब था जहाँ पे जो कुछ यंग लोग थे वो बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं थे नेशनल कांग्रेस की एक्टिविटीज़ से, और वो सीधा डराना, धमकाना और टेरराइज़ करना चाहते थे ब्रिटिश ऑफिशियल्स को, ठीक है। तो वो उसके साथ यहाँ पे जुड़ने का काम किया, जहाँ पे पुलिन दास, प्रमोथा मित्र जैसे बहुत दिग्गज जो रेवोल्यूशनरीज थे वो मौजूद थे। और बाय द वे औरोबिंदो घोष के भाई भी थे जिनका नाम था बरिंद्र कुमार घोष, तो वो भी एक रेवोल्यूशनरी थे जो कि अनुशीलन समिति से यहाँ पे जुड़े हुए थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट समिति है, स्पेशली अगर हम बंगाल वाले एरिया की बात करें, ईस्टर्न इंडिया की बात करें। ओके, अब ये काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे अखबारों में, जैसे कि वंदे मातरम हो गया, धर्मा हो गया, ये भी एक न्यूज़पेपर था, युगंतर एक वीकली था जो कि रेवोल्यूशनरीज इसमें अपने आर्टिकल लिखा करते थे। तो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करते थे ब्रिटिश को, बिकॉज बहुत एंटी ब्रिटिश हो गए थे 1900s में। तो उस चक्कर में अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस होता है और वहाँ पे इनको पकड़ के जेल के अंदर भी डाला जाता है और पूरा ट्रायल चलता है।
जहाँ पे CR दास जी ने इनको डिफेंड किया, जिनको देश बंधु भी कहा जाता है। तो हालांकि वो इस कॉन्स्पिरेसी केस से बच तो गए थे, लेकिन जैसे ही वो इस कॉन्स्पिरेसी केस से कहीं ना कहीं बच के इस पूरे सिचुएशन से बाहर निकलते हैं, तो ये त्याग देते हैं पॉलिटिकल सिस्टम और पॉलिटिकल दुनिया को, और ये पूरे का पूरे स्पिरिचुअल होने की बात करते हैं। ठीक है, तो ये जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस था, ये इनकी लास्ट एक्टिविटी थी, आप ये कहीं ना कहीं कह सकते हो। ठीक है, ओके। इनकी एक और फिलॉसफी थी, डैट वाज पैसिव रेजिस्टेंस। ये एक ऐसी चीज़ है जो आप नोट डाउन भी कर सकते हो, पैसिव रेजिस्टेंस। जो औरोबिंदो घोष हैं वो एक एक्सट्रीमिस्ट लीडर की तरह सामने आते हैं, जो कि रादर रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी को भी डिनाई नहीं करते। पैसिव रेजिस्टेंस में श्री औरोबिंदो कहते हैं कि अगर अपना हक लेने के लिए, स्वराज लेने के लिए और अंग्रेज़ों को बाहर भगाने के लिए थोड़ा हमें लड़ाई वायलेंस करना भी पड़े, तो वो नाजायज़ नहीं कहा जाएगा। तो पैसिव रेजिस्टेंस में इन्होंने स्वराज और इंडिया की जो नीड्स हैं उनके मद्देनज़र रखते हुए वायलेंस को कुछ हद तक जस्टिफाई करने का यहाँ पे काम किया है। तो पैसिव रेजिस्टेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरी है जो श्री औरोबिंदो ने दी थी। जबकि अगर हम बात करें, चाहे कोई भी मॉडरेट लीडर हो या फिर एक्सट्रीमिस्ट लीडर हो, किसी ने भी वायलेंस की बात नहीं की थी, लेकिन इन्होंने कहा कि अगर वायलेंस कुछ हद तक करना भी पड़े अपने हकों के लिए, तो वो नाजायज़ कहीं ना कहीं नहीं होगा। तो ये सबसे एग्रेसिव लीडर थे अपने टाइम पे। वो अलग बात है कि जब ये केस में फंसे तो उसके बाद उस केस से बाहर निकलने के बाद ये पूरा ही एक्सट्रीमिज़म, पूरी जो नेशनलिस्टिक एक्टिविटी है, कहीं ना कहीं उसको त्यागने का काम कर देते हैं। ओके, कुछ टाइम पे इनको जेल भी रहना पड़ता है, जहाँ पे इनको मिस्टिकल और स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं, जिसकी वजह से पौंडीचेरी में फिर ये अपना जो पूरा बेस है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट कर लेते हैं और अपना इवन एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस को भी डेवलप करते हैं, जिसको इंटरनल योगा कहा जाता है। और इसमें इंसान को पूरा अंदर से ट्रांसफॉर्म करने की बात की जाती है, और इसी फील्ड में फिर उन्होंने काफ़ी साल के लिए काम किया और बाद में नेशनलिस्टिक एक्टिविटी से काफ़ी हद तक यहाँ पे दूरी बना ली। और फिर इवन इनको 2 बार नॉमिनेट भी करा जाता है नोबेल प्राइज़ के लिए, 1943 में लिटरेचर और इवन पीस, लेकिन हालांकि इनको मिलता नहीं है। तो यू कैन इमेजिन कि ये चाहे लिटरेचर की फील्ड हो, चाहे इवन स्पिरिचुअल फील्ड हो, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे ग्रोथ इन्होंने कर ली थी। ये इनकी बुक्स हैं यहाँ पे, एसेज ऑन द गीता, द लाइफ डिवाइन, कलेक्टेड पोएम्स एंड प्लेज, सिंथेसिस ऑफ योगा, ह्यूमन साइकिल, द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी, सावित्री, अ लेजेंड एंड अ सिंबल, ऑन द वेदा। ये सारे अगर आप टाइटल देख सकते हो तो स्पिरिचुअलिटी से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। और पौंडीचेरी में इन्होंने जो सेंटर बनाया, डैट इज़ औरोबिंदो आश्रम, या फिर औरोविले भी आज उसको कहा जाता है। ठीक है, उसमें एक फ्रेंच लेडी भी शामिल थी, जो कि एक ज्यू लेडी थी जो वहाँ से आई थी। ठीक है, तो उनके साथ मिल के इन्होंने पूरा एक स्पिरिचुअल जो सिस्टम है वहाँ पे इस्टेब्लिश करा, और वो कहीं ना कहीं आज भी चल रहा है, और लोग वहाँ पे आज भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस और गाइडेंस लेने के लिए जाते हैं। यू कैन इमेजिन कि इनकी जो छाप है स्पिरिचुअल दुनिया में, वो आज भी कहीं ना कहीं हम देख सकते हैं। बट ये एक अजीब सा सवाल है कि एकदम से ऐसा क्या एक्सपीरियंस हुआ कि इन्होंने जो इतनी एग्रेसिवली ये नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे थे, बिल्कुल ही उससे किनारा कर लिया। तो ये एक सवाल है जो आज भी हिस्टोरियंस को कहीं ना कहीं तंग करता है, लेकिन इसका जवाब अभी भी उनके पास नहीं है। बट दिस इज़ ऑल जो कि हमने औरोबिंदो के बारे में पढ़ना था। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, स्पेशली हमने जो न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड बुक की बात की और पैसिव रेजिस्टेंस जैसी चीज़ों की बात की। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर यहाँ पे अच्छा लगा होगा, एंड अगली वीडियो के साथ हम फिर से हाजिर होंगे, और इसमें न्यू यहाँ पे हम टॉपिक्स लेके आएंगे जिसमें और भी इंटरेस्टिंग जो फैक्ट्स हैं वो होने वाले हैं। जय हिंद।